हाय दोस्तों, आपके YouTube चैनल RTCC। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में जो चीज़ें बताया था और मैंने ये भी कहा था कि आने वाला जो वीडियो है उसमें कुछ अच्छा कुछ देखने को मिलेगा और बहुत कुछ आपको सीखने के लिए भी मिलेगा। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में संख्या विषम संख्या के बारे में बताया था। आज मैं विषम संख्या के बारे में आपको बताऊंगा। पिछले वीडियो में भी बताया था और उसके कुछ बातें बाकी रह गए थे जो आज आपको बता दिया जाएगा। आपको पिछले वीडियो में यहाँ तक बता दिया गया था कि लगातार दो विषम संख्याओं का हमेशा जो अंतर होगा वो 2 होगा और उसका मसा 1 होगा। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा और आगे कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्या क्या आएंगे, आने की संभावना है, उस चीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो विषम संख्या का अंतर हमेशा जो है लगातार जो दो विषम संख्या रहेगा उसका हमेशा अंतर जो है 2 होगा और महत्तम जो है हमेशा क्या होगा 1 होगा। ठीक है, इसके बाद हम जो अगला जो पढ़ने वाले हैं तो उस पढ़ने वाले हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिस संख्या में एक और स्वयं, यानी कि जो संख्या में हमें भाग लगाना है उस संख्या में एक और स्वयं के अलावा तीसरी कोई अन्य संख्या से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 इत्यादि अनंत तक। ठीक है, तो भाज्य संख्या का डिफिनेशन फिर से आपको बता देते हैं, यानी भाज्य संख्या की परिभाषा आपको फिर से बताते हैं। वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा तीसरी अन्य संख्या से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, इसमें कितना से लगेगा 1 से लगेगा, और कितना से लगेगा 2 से लगेगा, और कितना से लगेगा 4 से लगेगा, यानी 1 से लगा और स्वयं से लगा और तीसरी अन्य संख्या से भी इसमें भाग लग गया। उसी तरह हम इसके भी बारे में देखेंगे। 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, इसके बाद इसमें 6 से भी लगेगा, यानी एक और स्वयं के अलावा तीसरी अन्य संख्या से भाग लगे। या हम इसका डिफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा उससे अधिक संख्या से भाग लगे वैसी संख्या को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। दूसरा इस जो ये है 1, 2, 4, 8, फिर उसी तरह 1, 3, 9, फिर इसी तरह 1, 5, 2, 10, सब आगे जो इसी तरह आगे चला जाएगा। ठीक है, तो इस संख्या को हम भाज्य संख्या कहेंगे। हाँ, इसमें जो इस सवाल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल देना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल इस संख्या में पूछे जाते हैं कि लगातार 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा या गुणज क्या होगा
या योग क्या होगा। ठीक है, तो लगातार जो संख्या लिखा हुआ है उसी को संख्या को हम जोड़ देंगे और जितना संख्या रहेगा उतना से भाग दे देंगे, हमारा औसत मिल जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें एग्जाम में आता है वो संख्या क्या आता है, तो यहाँ से पूछा जाता है कि भाज्य संख्या, ध्यान से समझिएगा, भाज्य संख्या का HCF और HCF जो है क्या क्या हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। भाज्य संख्या का HCF जो है 2 होगा और 1 भी होगा, यानी कि ये दोनों संख्याएं होगी, यानी कि ये भी होगा और ये भी होगा। क्या? HCF, इसको हम बोलते हैं महत्तम। समझ गए होंगे मेरी बात को, फिर से ध्यान से समझिएगा। भाज्य संख्या का HCF 2 भी होगा और 1 भी होगा, 2 भी होगा और 1 भी होगा, 2 भी होगा और 1 भी होगा। इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आगे जो हम आपको बताने वाले हैं उसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, गौर से। हमने आपको भाज्य संख्या के बारे में बता दिया कि भाज्य संख्या कौन कौन सी संख्याएं होती है। भाज्य संख्या में जो अंतर होता है वो जो अंतर का कोई लिमिट नहीं होता। अंतर 2 का भी होगा, 1 का भी अंतर होता है। अंतर 2 का होगा और 1 का होगा, यानी कहने का मतलब है कि जिस तरह से HCF आता था 2 और 1, HCF जो आता था 2 और 1 आता था दोनों का, उसी तरह का सेम फंक्शन यहाँ भी लागू हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि HCF भी 2 होगा, 1 भी होगा, इन दोनों का अंतर 2 भी होगा, 1 भी होगा। ठीक है, तो इस बात को गौर से समझिए, ध्यान में रखना है, क्योंकि आने वाला एग्जाम में इसी छोटी छोटी बातों को पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, दोस्तों आज अभी का समय जो है इतना डिटेल्स बताने का नहीं है कि आप डिटेल्स बताने के चक्कर में पता चला कि एग्ज़ाम निकल जाए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए डिटेल्स न बना के थोड़ा शॉर्ट किया जा रहा है ताकि आप जल्दी जल्दी समझ लें और अपने एग्ज़ाम के काबिलियत हो जाए। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा तीसरी यानी कि कोई अन्य संख्या से भाग न लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से सुनिएगा, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा तीसरी अन्य संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13 अनंत तक रहेगा। ये सब अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या का जो अंतर होता है, यानी अभाज्य संख्या का जो अंतर होता है वो 2 का भी अंतर होता है, उससे ज़्यादा का भी अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ खास मायने नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ से यही पूछा जाता है कि अभाज्य संख्याओं का महत्तम क्या होगा, तो इसके बारे में पूछा जाएगा, जो अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अभाज्य संख्या हम किसी को कहेंगे? वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग एक और स्वयं के अलावा तीसरी अन्य संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे इसमें 1 और 2, इसके अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं लग रहा है, इसीलिए अभाज्य संख्या है। 2 जो है एक सम संख्या भी है। 2 क्या है? एक सम संख्या है।
लेकिन यहाँ अभाज्य संख्या भी 2 है। नेक्स्ट है 1 और 3, 1 और 5, 1 और 7, 1 और 11, 1 और 13। यानी कहने का मतलब 1 से भी भाग लग जाएगा 2, इसमें 2 से भी लग जाएगा, तीसरी अन्य संख्या से नहीं इसमें लग रहा है, यानी 2 ही सी संख्या से लग रहा है। इसमें भी वही है, 1 से और 3 से, 1 से और 5 से, 1 से और 7 से, 1 से और 11 से, और 1 से और 13 से। यानी कि आपको जो परिभाषा बताया गया उसके हिसाब से, यानी उसके हिसाब से ये सारे चीज़ फॉलो हो रहे हैं। नेक्स्ट इसमें अगला जो बातें ध्यान रखनी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के व्यू से, क्या है वो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। लगातार अभाज्य संख्या के, ध्यान से सुनिएगा, लगातार अभाज्य संख्या का या अल्टरनेट अभाज्य संख्या का एचसीएफ, लगातार अभाज्य संख्या का तथा एक संख्या बीच कर, एक संख्या बीच कर के का एचसीएफ हमेशा एक होगा। ये चीज़ें जो है एग्ज़ाम में बहुत भी आई है दोस्तों। सब इस बात को आप नज़रअंदाज न करें कृपया, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में इस सब सारी बातें पूछी जा रही है अभी के एग्ज़ाम में। और दूसरी बात है, अभी के एग्ज़ाम में बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, अभी के एग्ज़ाम में यूजुअली क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो थिंकिंग बेस पे है, कॉन्सेप्ट बेस पे है। अगर कॉन्सेप्ट आपका सही है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो लगातार अभाज्य संख्याओं का तथा एक संख्या बीच करके का एचसीएफ हमेशा एक होगा। जैसे में ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 और 3 एचसीएफ निकालिएगा, एक बार में 2 लगेगा, 1 आएगा, फिर 2 लगेगा, 2 बार में 2 कट गया, यानी एचसीएफ आया कितना, एचसीएफ 1, एचसीएफ बराबर 1 आंसर आया। इसको हम लगातार बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, लगातार ये संख्या थी, यानी 1 2 मतलब 2 3, 1 2 3, फिर हम ले सकते हैं 3 5, फिर 5 7 ले सकते हैं, इसको हम लगातार बोलेंगे। लेकिन ये जो लिखा हुआ है एक संख्या बीच करके, यानी कि 2 3 5, तो इसमें 3 गैप रहेगा, 2 को ले लेंगे, यानी 2, 3 को नहीं लेना है, एक संख्या बीच करना है, यानी 5 को लेंगे तो 5 लिख देंगे। ठीक है, फिर 2 बार में 4 लगा देंगे, 1, फिर 2 बार में 1, 2 बार में 2, यानी कि हमारा यहाँ का एचसीएफ जो आया ये वाला आया एचसीएफ, यानी कि 1 इसका आंसर हो गया। आपको बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी दोस्तों। मैं अभी जस्ट वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो बहुत मायने रखता है एग्ज़ाम के लिए वो, और वही चीज़ आपके सामने फेस कर रहा हूँ। एनटीपीसी में पूछा था, ध्यान से सुनिएगा। 20 जनवरी 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आप इसे गौर से समझिएगा। पूछा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था सबसे छोटी अभाज्य संख्या
संख्या तथा सबसे छोटी सम संख्या का HCF क्या होगा। ये रियल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन फॉल्स है, ये रियल में क्वेश्चन दिया था। और देखिएगा, आपको इससे पहले सम संख्या पढ़ा दिए हैं, अभाज्य संख्या भी पढ़ा दिए हैं, आपके सामने दोनों चीज़ है। ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है जो हमें और आपको समझना है। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी सम संख्या भी 2। तो दोनों का एचसीएफ पूछा है, तो दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए। यानी कि एचसीएफ बराबर 2 आंसर। दोस्तों, अभी आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि इस चीज़ को, यानी कि ये सारी चीज़ें पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा है, वो चीज़। दोस्तों, मैं इसका जस्ट अगला, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसी पर आधार, इसी सिस्टम पे, इसी लेवल पे, इसी क्वेश्चन के आधार पर वो चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं। ध्यान से देखिए, एनटीपीसी सेम डेट में ही पूछा था कि लगातार 10 सम संख्या, लगातार 10 सम संख्या का योग या औसत क्या होगा। तो आप खुद समझिए कि लगातार सम संख्या 10 को पूछ रहा है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि हम इसे टोटल जोड़ेंगे। औसत पूछेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 से भागा देंगे। और सिर्फ योग पूछेगा, यानी कि योग पूछेगा तो सबको सिर्फ जोड़ देंगे। जो आएगा वही इसका उत्तर होगा। बात आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर मैंने इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्यों पढ़ाया, क्यों आपको बताया। दोस्तों, मैं फिर आपसे एक बार कहते हैं, इसे नज़रअंदाज न करें। आपके एग्ज़ाम के लिए, आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत फ़ायदेमंद है। थोड़े से मैं आपको एक माइंड में एक कॉमन सा बात बता देना चाहता हूँ, सेट कर देना चाहता हूँ कि 1 से लेकर, ध्यान से समझिएगा, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक सम संख्या पूछे जाते हैं। कितने हैं? 1 से लेके 50 तक विषम संख्या पूछे जाते हैं। कितने हैं? ये सारी चीज़ें इसी बेस के आधार पर अभाज्य संख्या पूछे जाएंगे तो इसी बेस पे निकालना है। भाज्य संख्या पूछे जाएंगे तो इसी बेस पे निकालना है। यानी कि सारी चीज़ें, इसका कॉन्सेप्ट यही है, इसी पे आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट जो अगला जो टाइप है वो आप आज देखें ध्यान से। धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या किसे कहेंगे?
धनात्मक संख्या को क्या कोई अलग संख्या है? नहीं, धनात्मक संख्या जो नेचुरल नंबर है वही धनात्मक संख्या है। यानी कहने का मतलब है कि 1, 2, 3 इसी तरह से आगे इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसी को बोलेंगे धनात्मक पूर्ण संख्या। धनात्मक पूर्ण संख्या, इसका सिंबल जो होता है प्लस से दर्शाते हैं, यानी कि धनात्मक को पॉजिटिव, और इसको या के रूप में इसको एन से भी दर्शाते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। समझ गया होंगे? तो धनात्मक संख्या किसको कहेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि पूरे नेचुरल नंबर जो भी हो, यानी प्राकृतिक संख्या जो भी है उसी को हम धनात्मक संख्या कहते हैं, जिसे हम प्लस से दर्शाते हैं। ठीक है। एग्जाम में जो है प्राकृतिक संख्या का के एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन, या धनात्मक संख्या भी कहकर पूछ सकता है। ठीक है। तो वहाँ पे अकबकाना नहीं है, धनात्मक संख्या ही नेचुरल नंबर है, यानी नेचुरल नंबर ही धनात्मक संख्या है। समझ गए? नेक्स्ट जो अगला है वो है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या ये क्या है? हम इन सभी के बारे में थोड़ी के लिए बात करूँगा, इसलिए कि एग्ज़ाम का लैंग्वेज जो है वो थोड़ा चेंज हो जा रहा है। ठीक है। कोई शिफ्ट में धनात्मक पूछ दे रहा है, कोई शिफ्ट में प्राकृतिक पूछ दे रहा है, प्राकृतिक संख्या कौन सी है, या किसी क्वेश्चन को लैंग्वेज में परिवर्तन करके पूछ दे रहा है, इसलिए मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात बताऊंगा। ऋणात्मक संख्या यानी कि उसमें नेगेटिव साइन यानी कि माइनस का साइन लगा होगा, यानी माइनस का साइन लगा होगा। ठीक है। जब इसे तो ऋणात्मक संख्या किसको कहेंगे? जो इन्फिनिटिव से स्टार्ट होगा ना, और इन्फिनिटी में नेगेटिव में रहेगा। ठीक है। इसी तरह से 3, 2, 1 इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक संख्या, यानी कि नेगेटिव नंबर। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ धनात्मक पूर्ण संख्या है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कहने का मतलब उसमें जीरो भी शामिल हो जा रहा होगा। लेकिन यहाँ क्या ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक संख्या में क्या जीरो शामिल होगा या नहीं? तो यहाँ लिखेंगे नहीं, नहीं। क्योंकि -0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई महत्व नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, महत्व तो होता होगा। ऐसा महत्व होता ही नहीं है। कारण क्या है कि मान के चलिए कि 7, 6, 9 लिख दिए, तो हम लिख दिए इतना कि -769 है, इसका वैल्यू -769 है। लेकिन -0 का क्या वैल्यू है? तो हमें तो पता चल रहा है कि माइनस में इतना पॉइंट पर है, यानी कुछ है जगह उसमें, जान कुछ उसमें जान बचा हुआ है। लेकिन इसमें क्या जान है? कुछ भी नहीं है, यानी कि इसका कोई वैल्यू नहीं। लेकिन यही चीज़ में है 0, 7, 6, 9 में माइनस लगा दीजिएगा तो भी इसका कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 रहे या न रहे, माइनस तो यहाँ साथ में है ही है। बात समझ में आ गया होगा? नेक्स्ट है सअभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या थोड़ा गौर से समझिएगा। मेरा जो भी आज जो दूसरा पार्ट बनाया हो, जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो जो है आपके लिए तथा आने वाली आपके लिए, आपके घर परिवार, दोस्त, फ्रेंड सभी के लिए बहुत मायने रखेगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो में कि अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि अपने दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके, आपका दोस्त भी इससे रूबरू हो सके। ठीक है। तो हम सअभाज्य संख्या के बारे में बताऊंगा, और इससे जो एग्ज़ाम में पूछा गया है एनटीपीसी में, उसका भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ।
सभाज्य संख्या किसको कहेंगे? मैं दो तरह के डिफिनेशन बताऊंगा सभाज्य संख्या। पहला डिफिनेशन है वैसी संख्या जिसका महत्तम 1 हो उसे सभाज्य संख्या कहेंगे, या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड भाज्य भाज्य संख्या और मतलब कि सम संख्या और विषम संख्या के रूप में टूटता हो उसे हम सभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हम आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसे मतलब गौर से समझिए। जैसे एग्जाम्पल है 4 3, इसका आप HCF निकालिएगा तो इसका HCF आएगा 1। जैसे 3 4, एक बार में 3 लगाइए, 1 आया 3, फिर 3 लगाइए 3 कैंसिल, यानी कि HCF बराबर 1। आंसर आ गया। बात समझ में आ रहा होगा, फिर से समझिएगा। वैसी संख्या जिसका महत्तम 1 हो वो सभाज्य संख्या है, ठीक है। और जिसका जो भी संख्या हो, एक भाज्य संख्या हो यानी एक सम संख्या हो, एक विषम संख्या हो, उसका भी महत्तम 1 होगा, वे सभाज्य के रूप में टूटता हो, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है 8 11 8 3 इसका भी HCF कितना आया? ये वाला HCF होता है यानी 1। आंसर इसको बोलते हैं सभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान में रखना है, आखिर ये क्वेश्चन जो है इतनी महत्वपूर्ण कैसे है। आपको पता होगा कि आज के समय में लोग यूट्यूब पर बड़े बड़े सवालों का बौछार करते हैं। यूट्यूब पर पढ़ाने वाले मैथ टीचर जो होते हैं एक दूसरे के देखा देखी सोचते हैं, चाहे स्टूडेंट सोचते हैं, कमेंट करके बोलते हैं सर आप छोटे छोटे लैंग्वेज का क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, थोड़ा और लेवल वाला पढ़ाइए। आप लेवल वाला ही पढ़ जाते रहते हैं, छोटे छोटे जो बेस है वो खत्म हो जाते हैं, आप उसको नहीं पढ़ पाते हैं। और वो एग्जामिनर जो है वही छोटे छोटे बेस को डाल देता है। आप खुद से समझिए कि क्या है इस क्वेश्चन में कि एग्जामिनर जो है इसको आपके के लिए क्वेश्चन सेट कर देता है और आप इसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं। और बड़ा क्वेश्चन का आसरा मतलब आप लगाए रहते हैं कि हम इतना दिन से बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं। तो कृपया करके आपसे सभी बच्चों से गुजारिश है, भाई बहन से, कि कृपया करके जो है ना छोटे छोटे टॉपिक्स को ज़्यादा कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्ज़ाम में छोटा ही आ रहा है और ऑनलाइन एग्ज़ाम में लर्निंग यानी कि लाइनिंग ज़्यादा क्वेश्चन है। 1 लाइनर 2 लाइनर नहीं आए, मतलब 2 लाइनर 3 लाइनर नहीं आ रहे हैं, 1 लाइनर यानी कि हाफ 1.5 लाइनर तक आ रहा है, 2 लाइनर तक आ रहा है क्वेश्चन। तो उस लेवल का क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो सभाज्य संख्या हम इसी को कहेंगे। जैसे मैं एक सभाज्य संख्या के बारे में और कुछ बता देना चाहते हैं। एक सभाज्य संख्या 7 और 9 भी है, इसका आप HCF निकालिए। एक बार में 7 लगेगा, 2 7, 3 बार में 6, 1 2, 2 बार में 2, यानी कि HCF आया 1। आंसर हो गया। दोस्तों मैं बता देता हूँ, NTPC 2020 20 जनवरी 2021 को पूछा हुआ सवाल है। इसी तरह से 4 ऑप्शन दिया था और पूछा था कि निम्न में से कौन सी सभाज्य संख्या है। ऑप्शन इस टाइप्स के था, ऐसे कर करके दिया हुआ था, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, इसी में से एक खोजना था कि कौन सी संख्या सभाज्य संख्या है। तो आप उसका मसा एक दूसरे का निकाल लेंगे, दूसरे के साथ मसा निकाल लेंगे, आपका HCF पता चल जाएगा। इसका HCF 1 होगा, वो संख्या सभाज्य संख्या है। और ध्यान से गौर से समझिएगा मेरी बात को, बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक्स जो आपका ये पार्ट 2 चल रहा है। और इस वीडियो में मैं
इतना ही। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो जो बनने वाला है, यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है, वो और इससे ज़्यादा खतरनाक है। और मैं यही कहूँगा कि उस खतरनाक आने वाले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कसर न छोड़िए। और